हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे इतिहास क्लास +2 का। इसका क्वेश्चन करेंगे हम मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करना है। आप इसको देख सकते हैं कि पेपर में देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, यानी हर साल लगभग आ जाता है। 9 में, 10 में, 12 में, 14 में दोनों बार, 16, 17, 17, 18, 18, 19, यानी पेपर में हर बार इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से कीजिए और बहुत इजी भी है। आप देख लीजिए इसमें इसकी विशेषताओं में क्या क्या हमने लिखना है। क्या क्या था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। इंट्रोडक्शन में लिखना है हमने। यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन डालनी है। जब आप इंट्रोडक्शन डालोगे बड़े क्वेश्चनों में तो आपके मार्क्स अच्छे ज़्यादा मिलेंगे आपको। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यह कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह नगर हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा की तरह विकसित और व्यवस्थित नगर था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष हड़प्पा नगर के अवशेषों की तुलना में अधिक संरक्षित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की? राखालदास बनर्जी ने की थी। और यह फिर दोबारा बता रहे हैं कि 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब क्या देखते हैं आगे? मोहनजोदड़ो एक उच्च कोटि की नगर योजना प्रस्तुत करता है। उच्च कोटि ऊपर वाली यानी मुख्य, अच्छे, जो उच्च कोटि का अर्थ है अच्छा लेवल। यह 2 भागों में विभाजित था, यानी दुर्ग एवं निचला। ऊपरला भाग दुर्ग और निचला शहर था। दुर्ग में कौन रहते थे? राजा और उसके अधिकारी। दुर्ग को काफ़ी ऊंचाई पर बनाया जाता था। इसका कारण क्या था? यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बने थे। दुर्ग को सुरक्षा हेतु एक विशाल दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त इसे निचले शहर से भी अलग किया गया था। निचले शहर को दीवार से घेरा गया था। वास्तव में मोहनजोदड़ो योजना अनुसार वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। इस नगर की विशेषताएं निम्नलिखित है। हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे पहली संस्कृति मानी जाती है। और ये देखिए, ये उस समय भी योजना अनुसार व्यवस्थित रूप से नगर बनाए हुए थे। कितने विकसित देश के रहने वाले हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है भवन। भवन कौन कौन से मिले? सभी भवन एक विशेष योजना के अधीन बनाएगी। इन भवनों को बाढ़ से सुरक्षा के कारण ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। सभी भवन पक्की ईंटों के बने हुए थे। घर की नींव को काफ़ी कैसा गहरा रखा जाता था। सभी घर खुले हवादार होते थे। प्रत्येक घर के बीच में खुला क्या होता था? आंगन। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। घर में प्रकाश के लिए रोशनदान बनाए जाते थे। प्रत्येक घर में क्या क्या था? रसोई घर, शौचालय उस समय भी था, स्नानागार था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। ये बड़ी बार पूछा जा रहा है बार बार कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की 700 संख्या के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छे से लर्न करना है इनको। घरों से वर्षा एवं गंदे पानी के निकास के लिए नालियों का उत्तम प्रबंध था। प्रसिद्ध इतिहासकार BP शाह और KS बेहरा का कहना है कि संक्षेप में विचार तथा प्रबंध इतनी विशेष थे कि हर कोई देखकर चकित रह जाता है। कितनी अच्छी तरीके से बना रखा है कि हर एक व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है हमें मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक उल्लेखनीय भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार। कितना है ये? 180 फुट तो लंबा, 108 फुट चौड़ा है। इसके मध्य में 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ। ये लर्न करने हैं, ये 29, 23, 8 फुट, ये अच्छे से लर्न करने। इस तालाब की दीवारें तथा फर्श पक्की ईंटों के बनाए गए थे। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि दीवारें और फर्श पक्की ईंटों के बनाए गए थे। इसमें प्रवेश करने के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी छोरों पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया कि किस किस दिशा में मोहनजोदड़ो की जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वो किस किस दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी। तो कौन कौन से उत्तरी तथा दक्षिणी छोरों पर सीढ़ियां बनाई गई थी। इस तालाब के निकट एक क्या था? कुआं था, जिसमें इस
तालाब में पानी भरा जाता था। इस तालाब के गंदे पानी के निकास के लिए अलग नालियों का प्रबंध किया गया था। इस तालाब के चारों ओर बरामदे बने हुए थे। इन बरामदों के नीचे 2 मंजिला कमरे थे। ऊपर के कमरे संभवतः पुजारियों के लिए थे, जबकि नीचे के कमरे जनसाधारण के लिए थे। समझा जाता है कि लोग यहाँ विशेष त्योहारों पर स्नान करने के लिए आते थे। कुछ विद्वानों ने स्नानागार को जल क्रीड़ागार भी माना है, किंतु यह अधिक मत तार्किक प्रतीत नहीं होता, यानी क्रीड़ागार नहीं था यह, यानी कुछ विद्वान इसको मानते हैं लेकिन यह अधिक तार्किक नहीं लगता, इसलिए इसको ज़्यादातर यही माना गया है कि त्योहारों पर यहाँ पर बड़े स्नान होते होंगे। नेक्स्ट क्या है आगे, अन्नागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। यह भी एक प्रसिद्ध भवन रहा है। ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। 45.72 मीटर लंबा है और 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें ईंटों के बने हुए कितने कमरे मिले? 27 कमरे मिले। इसमें हवा के आने जाने, अन्न रखने निकालने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। जो आधुनिक आजकल के भवन बने हुए हैं ना, चाहे वो स्नानागार है, चाहे वो अन्नागार है, सड़कें हैं, चाहे वो नालियों का प्रबंध किया गया है, वो आधुनिक तरीके से किया गया है। जो हम आज सीखते हैं मोहनजोदड़ो की भवनों से कि हमें अपना घर कैसे बनाना है, हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं उस समय की सभ्यता से, जो बहुत हजारों साल पुरानी है। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय अन्नागार था। प्रजा से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। बहुत बड़ा अन्नागार था, इसलिए इतिहासकार इसको मानते हैं कि ये राजा के अधीन एक कोई अन्नागार होगा, क्योंकि उस समय टैक्स जो वो अन्न के रूप में प्राप्त किया जाता होगा। आगे आ जाता है सड़कें। उस समय की सड़कें देखिए। मोहनजोदड़ो की एक अन्य प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। कैसे सड़कें थी? क्योंकि वो लगभग 10 मीटर तो चौड़ी थी। 10 मीटर यानी कितनी बड़ी? पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने राजपथ का नाम दिया उनको। जितना बड़ा हमारा, हम बोलते हैं ना राजपथ, जैसे आपने देखा होगा परेड में राजपथ से कितने बड़े बड़े साधन गुजरते हैं और बहुत चौड़ा होता है, उसको जो 10 मीटर चौड़ा है उसको भी एक राजपथ का नाम दिया है। चौड़ी सड़कों के कारण कई बैलगाड़ियां एक साथ समांतर चल सकती थी। एक साथ समांतर कि यहाँ एक बैलगाड़ी यहाँ चल रही है, साथ में उसके यहाँ, साथ में एक और चल रही है, समांतर यानी एक साथ चल सकती थी कई बैलगाड़ियाँ। कितना चौड़ा सड़क, कितने चौड़े सड़कें थी। ये सड़कें यद्यपि कच्ची थी, किंतु उनकी सफाई की उत्तम व्यवस्था उस समय भी की गई थी। नालियों की व्यवस्था। नालियाँ क्या थी? नालियों की उत्तम व्यवस्था मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ गंदे पानी के निकास के लिए नालियों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया गया। प्रत्येक घर में छोटी नालियाँ जो घरों के पानी को बाहर गली अथवा सड़क के किनारे बनी बड़ी नालियों में आकर गिराती थी। ये नालियाँ शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जाकर गिरती थी। ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इन नालियों को ईंटों से इस प्रकार ढका जाता था कि सफाई करने के लिए उन्हें सुविधापूर्वक हटाया जा सके। यानी देखो उस टाइम के इंजीनियर ने कितना अच्छे तरीके से नालियों को भी व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। इन नालियों में किसी को भी कूड़ा आदि फेंकने की अनुमति नहीं थी। एक मतलब क्या रीज़न है, क्या पता चलता है इतिहासकारों की अनुमति थी नहीं, क्योंकि जब हमें ये मिले, इसके साक्ष्य मिले नालियों के, तब देखा गया कि नालियाँ बिल्कुल साफ थी और कहीं भी कुछ भी गंदगी दिखाई नहीं दी। इसका मतलब तो क्या था? कानून होगा उस समय का कि सफाई रखनी है, नालियों में गंदगी नहीं डालनी। संक्षेप में नालियों की इतनी उत्तम व्यवस्था प्राचीन काल में किसी अन्य देश में हमें देखने को नहीं मिलती। जितना हमने हड़प्पा सभ्यता को विकसित देखा, ऐसी जितनी भी सभ्यताएं हमें मिली, आपने जितनी सभ्यताएं पढ़ी, आप इतने व्यवस्थित तरीके से, चाहे वो भवन लगा लीजिए, नालियाँ लगा लीजिए, सड़कें लगा लीजिए, और कितनी चीज़ें हमने देखी, कितनी सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बनाई हुई थी हड़प्पा संस्कृति में। तो इतने अच्छे तरीके से बनी हुई चीज़ें हमें और अन्य किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिली। थैंक यू। नेक्स्ट